भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है महिला शिक्षा और टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, कक्षा एमएड चतुर्थ सेमेस्टर। प्रस्तावना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अधिकार और अवसर देना, समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगर हमें महिलाओं को सशक्त करना है या महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार देने होंगे, अवसर प्रदान करने होंगे और समाज के समग्र विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। लैंगिक समानता की दिशा में भी बहुत बड़ा एक कदम है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की परिभाषा की बात करें तो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति प्रदान करना। अगर महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से हम शक्ति प्रदान करेंगे तो महिला विभिन्न कार्य करते हुए आगे बढ़ेगी और अपने आप में सामाजिक स्तर पर अपना स्थान बनाएगी, आर्थिक मजबूती देगी और राजनीति में भी अपना स्थान प्रदान करेगी। तो ऐसी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को ये अवसर प्रदान करने चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया जाए ताकि महिलाएं अपने कार्य को स्वयं कर सके और उसमें आत्मविश्वास जागृत होकर के वो आगे बढ़ सके। निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी उनको देनी चाहिए। स्वयं निर्णय लें और निर्णय लेकर के वो कार्य करें। जब तक हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, उनको अवसर नहीं देंगे, उनका सामाजिक और आर्थिक शक्ति उनको प्रदान नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। इसलिए उनको ये सारे अवसर देने की आवश्यकता है। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व को देखा जाए तो समाज में समानता स्थापित होती है। अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे तो समाज में समानता स्थापित होगी, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। अगर हमें आर्थिक विकास में अगर वृद्धि करनी है तो महिलाओं को साथ लेकर के और महिलाओं को सशक्त मजबूत बना कर के ही हम आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार भी बहुत महत्व रखता है। शिक्षा को आगे बढ़ाना और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के उपचार के लिए उनके ठीक स्वास्थ्य रहे, उसके लिए हमें सुधार की आवश्यकता है कि महिलाएं अपना जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, शिक्षा उनको ज़्यादा मिलेगी, वो आगे बढ़ेगी। परिवार और समाज मजबूत होंगे। परिवार और समाज तभी मजबूत होंगे तब हम इनमें समानता का अधिकार देंगे, समानता स्थापित करेंगे, आर्थिक विकास में वृद्धि करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान एवं महत्व है। भारत में महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से असमानता हमें दिखाई देती है। पुराने जो चीज़ों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐतिहासिक इतिहास में हम जाते हैं तो महिलाओं की स्थिति हमें असमानता वहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन। भारत में महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन हमें दिखाई देता है। शिक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से महिलाएं पीछे हैं। अगर हमें शिक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। इसलिए महिलाओं को पढ़ाई के अवसर प्रदान किए जाए, महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि महिलाएं इस पिछड़ापन को दूर करके समाज में भागीदारी निभा सके और देश में भी अपना स्थान बना सके, विभिन्न प्रकार के अवसरों को प्राप्त करते हुए देश में नाम रोशन कर सके। ये सारी चीज़ें जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा हम नहीं कर सकते। ग्रामीण बनाम शहरी अंतर।
आपने ये भी एक बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला आज भी कई स्तर से पिछड़ी हुई है, उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्र की महिला और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बहुत अंतर हमें दिखाई देता है। इसलिए उन महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान किए जाए। या शहरी क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति हमें नज़र आए तो वहाँ भी हमें महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाए। तो ये सारी चीज़ों की स्थिति को अगर देखें तो भारत में महिलाओं की स्थिति हमें इन अंतरों में दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की, शिक्षा की दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी हो जाता है। शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है, शिक्षा से आत्मनिर्भरता आती है, शिक्षा से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण अगर हमें करना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा को आगे लाना होगा, शिक्षा के अवसर प्रदान करना होगा, पढ़ाई के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। ये सारी चीज़ें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण के अनुसार महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए ताकि महिलाएं रोजगार प्राप्त करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, आय के साधन वो ज़्यादा बढ़ा सके, परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सके। जैसे जैसे महिलाओं की आय बढ़ेगी, महिलाओं में सशक्तिकरण आएगा, मजबूती प्रदान होगी। इसलिए आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति का सशक्तिकरण होना जरूरी हो जाता है। वो आर्थिक स्थिति का सशक्तिकरण कब होगा? जब महिलाओं को हम रोजगार प्रदान करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, स्वरोजगार उद्यमिता भी बढ़ाना और ऐसे अवसर भी प्रदान किए जाए महिलाओं को कि स्वरोजगार उद्यमिता का कार्य वो करें, स्वयं रोजगार करें, स्वयं के रोजगार को आगे बढ़ाएं, घर पर रह करके रोजगार कार्य करें और अपनी बनाई हुई चीज़ों को उद्यमिता भी बढ़ाएं। तो ऐसे कार्य है जहां महिलाओं को आर्थिक स्थिति से सशक्तिकरण किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं जहां पर हम महिलाओं को अवसर प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता भी महिलाओं को दिए जाए, ऐसे अवसर भी महिलाओं को दिए जाए ताकि वित्तीय स्वतंत्रता भी उनको प्रदान की जाए। ये नहीं कि महिलाओं को हम वित्तीय आधार की स्थिति के अनुसार पिछड़ापन में ही डाले रखें, वित्तीय स्वतंत्रता भी उनको प्रदान की जाए। अगर सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण भेदभाव का अंत, हम सामाजिक सशक्तिकरण के द्वारा भेदभाव का अंत कर सकते हैं। जहाँ हमें कहीं भी भेदभाव ऐसा दिखाई दे जहाँ पर ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तो सामाजिक दृष्टि से भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका अंत किया जाना चाहिए। समान अधिकार उनको प्रदान कीजिए, सामाजिक दृष्टि से समान अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए ताकि समाज में वो अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, अपनी प्रतिष्ठा बना सके, समाज में नाम रोशन कर सके, समाज में अधिकारों को प्राप्त कर सके, समाज में अच्छी प्रकार से रह सके, अच्छे नागरिक रूप से समाज का विकास में भागीदारी निभा सके। ये सामाजिक सशक्तिकरण के ही उदाहरण हैं जहाँ पर हम समान अधिकार की बात करें, कोई भेदभाव नहीं हो। महिला सशक्तिकरण में कोई पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव नहीं हो, बालक बालिकाओं में भेदभाव नहीं किया जाए, समान अधिकार उनको प्रदान किया जाए। तो ये पढ़ाई का समान अधिकार, रोजगार का समान अधिकार, समाज में रहने का समान अधिकार, आर्थिक स्थिति का समान अधिकार, कानून का समान अधिकार उनको मिलने चाहिए। घरेलू हिंसा से मुक्ति, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो घरेलू हिंसा से महिलाओं से मुक्ति मिले ताकि घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है तो उनसे मुक्ति के लिए सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि जब घरेलू हिंसा होगी तो कई अवसरों से महिलाएं पिछड़ जाती है, वो अपने रोजगारों से पिछड़ जाती है, शिक्षा से पिछड़ जाती है, सामाजिक स्थिति से पिछड़ जाती है, आर्थिक स्थिति से पिछड़ जाती है। तो घरेलू हिंसा को हमें दूर करना है, ऐसे वातावरण उत्पन्न करना है ताकि महिलाएं उन हिंसा से दूर होकर के सशक्त बने और अपने
घर का कार्य, घर में अच्छा वातावरण के साथ, परिवार के साथ रह सके, ये सारे घरेलू हिंसा से मुक्ति के लिए भी सामाजिक सशक्तिकरण होना जरूरी हो जाता है। अब आता है राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण की भी बहुत आवश्यकता है आज महिलाओं के लिए, क्योंकि राजनीतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत मतदान का अधिकार महिलाओं को दिया जाना चाहिए। जब तक महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं होगा, महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकेंगी। हमें ऐसी कौन कौन से अधिकार हमारे लिए संविधान में दिए गए, उन अधिकारों को हम राजनीतिक सशक्तिकरण के अनुसार ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मतदान का अधिकार हमें मिलना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए। तो मतदान के अधिकार के अनुसार हमें महिलाओं को विभिन्न अधिकारों को प्रदान करना चाहिए। पंचायत और संसद में भागीदारी। पंचायत और संसद में भागीदारी के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के चुनावों में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनको अवसर प्रदान किए जाए, सीट में आरक्षण दिए जाए, महिलाओं को आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि पंचायत और संसद में उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और महिला सशक्त हो सके। नेतृत्व क्षमता का विकास भी होना चाहिए और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास, स्वयं नेतृत्व करें। जब तक नेतृत्व की क्षमता विकसित नहीं होगी, वो विभिन्न प्रकार की अपनी भागीदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पाएगी। इसलिए नेतृत्व क्षमता का विकास भी महिलाओं में होना जरूरी हो जाता है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण के अनुसार मतदान का अधिकार, पंचायत और संसद में भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का विकास भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें, सरकार में ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण में कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है, जिससे अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। आपने देखा होगा, पहले महिलाओं असुरक्षित महसूस होती थी, भ्रूण हत्याएं कई प्रकार से होती थी, या बेटियों का जन्म लेते ही समाज में इस प्रकार से देखा जाता था कि बेटियों को भ्रूण हत्या बेटियों की जाती थी। लेकिन सरकार की योजनाएं कई प्रकार की ऐसी बनी जहाँ महिला सशक्तिकरण का रूप उन्होंने लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने चलाया सरकार ने, कि हमें बेटी हम बचाएंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे तो समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान या नियम सरकार ने बनाया, इस प्रकार की योजना सरकार ने चलाई, ताकि आज हम देखते हैं कि हम बेटियां किसी से कम नहीं, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है। तो ऐसी योजना जब सरकार चलाएगी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। महिला शक्ति केंद्र, समाज में महिला शक्ति केंद्र खोले जाए, ताकि महिला उनमें जाकर के अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, नियम कानूनों को प्राप्त कर सके, कर्तव्य पालन की भावना उनमें विकसित हो सके, कई प्रकार की मनोरंजनात्मक खेल के माध्यम से उनमें शक्ति आ सके। तो ऐसी महिलाओं की शक्ति के केंद्र समाज में खोले जाए। तो सरकार की कई प्रकार की योजना है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कि उनमें वो भाग लेकर के उन केंद्रों में जा कर के सशक्त बने, जानकारी प्राप्त करें, अधिकारों को प्राप्त करें। अगली योजना उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को बहुत बातें बताई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शहरी क्षेत्र की महिलाओं में उज्ज्वला योजना से जोड़ा है। आज सरकार की ऐसी योजना जो घर के कार्य के लिए या रसोई के कार्य के लिए ऐसी योजना भी चलाई गई है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से घरेलू कार्य के लिए उनको कई अनुदान दिए जाते हैं, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, गैस चूल्हे दिए जाते हैं और निम्न राशि में उनको ये प्रदान की जाती है, ताकि महिलाओं का सशक्त विकास हो सके, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रह सके। महिलाएं दूर दराज से खाना पकाने के लिए जब लकड़ियाँ लाती थी तो वहाँ दूर दराज नहीं जाना पड़े, विभिन्न प्रकार के कई घटना उनके साथ हो जाती, वो घटना घटित न हो। तो ये ऐसी प्रकार की योजनाएं उनको सुरक्षित करने के लिए उज्ज्वला योजना की सरकार ने योजना बनाई है,
ताकि महिलाएं परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सके और वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हुए आगे बढ़ सके। तो ऐसी कई प्रकार की योजनाएं जो परिवार के संचालन में बहुत भागीदारी निभाती है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह की भी ऐसी योजना है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाएं। उन सहायता समूह के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना करके या ऐसे समूह बना करके कई प्रकार के वित्तीय प्रबंधन वो करें, जमा राशि इकट्ठा करें और उनको अधिक से अधिक महिलाओं को ब्याज मिले। ऐसी चीज़ें भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा कई प्रकार की योजना सरकार के द्वारा महिलाओं को दी जाती है ताकि महिलाएं सशक्त बने। तो ये सारी योजनाएं सरकारी योजनाएं जिनका महिलाएं लाभ उठाते हुए सशक्तिकरण के लिए हम उनको आगे बढ़ाएं। तो ये कई प्रकार की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह की योजना आदि। अब है महिला सशक्तिकरण में बाधाएं। ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा उत्पन्न करती है। आज हम देखा जाए तो लैंगिक भेदभाव, ऐसी बाधाएं महिला सशक्तिकरण में लैंगिक भेदभाव, जहाँ हम लैंगिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है। लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, उनको समान अवसर नहीं मिल पाते, पढ़ाई के अवसर नहीं दिए जाते हैं। ऐसी सामाजिक दृष्टि से भी उनको असमानता हमें दिखाई देती है। तो ऐसे भेदभाव भी महिला सशक्तिकरण की कई प्रकार की बाधाओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं मिल पाते, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पाते, महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते, पढ़ाई के अवसर नहीं मिल पाते, लड़के लड़कियों में भेदभाव दिखाई देता है, असमानता दिखाई देती है। तो ऐसी लैंगिक भेदभाव भी हमारी कई प्रकार की महिला सशक्तिकरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो ये नहीं होने चाहिए। अशिक्षा, अशिक्षा का मतलब होता है महिलाओं को पढ़ाई के अवसर नहीं मिलना, अशिक्षित बने रहना। तो हमें उनको शिक्षा के अनुसार उनको आगे बढ़ाए। ऐसी कोई भी महिला या कोई भी समाज में ऐसी बालक बालिकाएं हो जो अशिक्षित नहीं रहे, शिक्षा के अवसर उनको मिले, समान अवसर उनको मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बाधा है अशिक्षा। अशिक्षा को हमें दूर करना है, शिक्षा से हमें सबको जोड़ना है, महिलाओं को शिक्षा के अवसर उनको प्रदान करने हैं। तभी हम, जब तक शिक्षा प्राप्त महिलाएं नहीं करेंगी तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। तो ये भी एक समाज में या महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधा है अशिक्षा। फिर आता है गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा एक अभिशाप है या ऐसा कारण है कि हमें सशक्तिकरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। गरीबी के कारण हम कई प्रकार के अवसरों को छोड़ देते हैं, हमें अवसर नहीं मिल पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब मजबूत नहीं होती है, हमारे सामने गरीबी की स्थिति होती है, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ये भी सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बाधा है गरीबी। और गरीबी कब दूर की जा सकती है? गरीबी को हम रोजगार के द्वारा दूर कर सकते हैं, गरीबी को हम शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं, गरीबों को हम सशक्तिकरण बनकर के हम दूर कर सकते हैं। तो ये सही कई प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हमें गरीबियों को भी दूर करना चाहिए। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ी बाधा है। फिर है सामाजिक रूढ़िवाद। सामाजिक रूढ़िवाद भी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बाधा है। समाज में रूढ़िवाद था, पुरानी विचारधारा, समाज की रूढ़िवाद है। हम पुरानी विचारधारा से चलते चले आ रहे हैं, हमें कोई बदलाव, हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, कई प्रकार से हमने विकास किया है, लेकिन हमारी रूढ़िवादिता वो की वही बनी हुई है। समाज में ऐसी रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है, हमें आगे बढ़ना है, महिलाओं को अवसर प्रदान करना है। तो ये कई प्रकार की ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे दिखाई देती है, जिसमें मैंने आपको बताया लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक रूढ़िवाद।